हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि जुलाई 7 को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और जिसके अभी फॉर्म भी फिलअप किए जा रहे हैं। ये आपके 2 अप्रैल तक फॉर्म सीटेट के लिए फ़िल किए जाएंगे। आप में से जिन भाई बहनों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो 2 अप्रैल 2024 से पहले फिल कर सकता है। ठीक है, तो हम जुलाई में आपके होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल के लिए क्लास करने जा रहे हैं आफ्टर होली। लेकिन जैसा कि कल की क्लास में आपको बताया था हमने कि होली से पहले आपको 3-4 क्लासेस सीडीपी की देखने के लिए मिल जाएंगी। क्योंकि मैं थोड़ा फ्री था तो मैंने सोचा तब तक सीडीपी की क्लास आपके लिए प्रोवाइड करा देते हैं। फ्रेंड्स, कल की जो क्लास थी उसके रिगार्डिंग किसी ने मैसेज किया था, आप में से किसी भाई बहन ने, कि क्या ये कंटेंट इनफ रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो कंटेंट है ये इनफ है। इनफ नहीं, मोर देन इनफ रहेगा ये। बस इस कंटेंट का रिवीजन और प्रॉपर तरीके से इसकी क्लास करने के बाद आपको केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 50% जो पोर्शन होता है पेडागोजी का होता है। ठीक है, और पेडागोजी के क्वेश्चंस कहीं भी किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे कि नया क्वेश्चन है आपको वहाँ से उसको दे दिया गया है। पेडागोजी के जो क्वेश्चन है हर साल नए जनरेट होते हैं, वो क्वेश्चन रिपीट बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगा। और पेडागोजी करने का तरीका यही है कि जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, आपको जो क्लास कराई जा रही है, वो क्लास का कंटेंट आप उसका अच्छी तरह से रिवीजन कर लें। और बाकी प्रैक्टिस के लिए जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके लिए 2011 से लेके अब तक यानी कि जनवरी 2024 तक जो भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी पेपर्स एज आ प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए क्लास लेके आ जाएंगे, जिसका आपको क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी एज़ यूजुअल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल को आपका सपोर्ट मिल सके। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा कल की क्लास के बारे में एक बार जान लेते हैं। हमने कल क्या किया था? हमने कल संरचनावाद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है ना, मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें क्या क्या हमने पढ़ा था? हमने पहले ही पढ़ा था संरचनावाद के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रकार्यवाद के बारे में, उसके बाद हमने व्यवहारवाद के बारे में, और लास्ट में हमने पढ़ा था उद्देश्यवाद या फिर हार्मिकवाद के बारे में। ठीक है, हार्मिकवाद के साथ साथ ही हमने 14 मूल प्रवृत्ति जो कि विलियम मैकडूगल ने दी हैं, और उन 14 मूल प्रवृत्ति के 14 ही संवेगों के बारे में पढ़ा था। फ्रेंड्स, कल की जो क्लास है उसमें से कम 2 क्वेश्चन एवरी ईयर जो एग्ज़ाम होता है आपका सीटेट का, जब भी एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, और बहुत ही ईजी है। आपने जिसने भी पूरी क्लास देखी है, जिसने भी पढ़ा है, बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाया हुआ भी है, और बहुत ही ईजी नोट्स मैंने आपके लिए कल में ही तैयार किए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास नंबर 2 होने वाली है, और आज हम पढ़ेंगे गेस्टोल्टवाद के बारे में। ठीक है, और गेस्टोल्टवाद के बाद हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गेस्टोल्टवाद यानी कि व्यवहारवाद के खिलाफ जर्मनी से गेस्टोल्टवाद की शुरुआत मानी जाती है। फ्रेंड्स, हमने व्यवहारवाद पढ़ा था कल की क्लास में। ठीक है, तो व्यवहारवाद के खिलाफ क्या हुआ? जर्मनी से गेस्टोल्टवाद की शुरुआत हुई। ठीक है, और गेस्टोल्टवाद के जनक किसको मानते हैं? मैक्स वर्दीमर को। गेस्टोल्टवाद के जनक कौन थे? मैक्स वर्दीमर। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में। और कब हुई गेस्टोल्टवाद की शुरुआत? गेस्टोल्टवाद की शुरुआत आपकी 1912 ईस्वी से मानते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, जो गेस्टोल्ट शब्द है
गैस्ट्रोल्ट शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है, ठीक है। और जो उसके जनक थे मैक्स वर्दीमर, ये लिखा है हमने, वो भी कहाँ से थे, वो भी जर्मनी से थे। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है संपूर्ण आकृति, ठीक है। संपूर्ण आकृति से मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है उसकी कंप्लीट नॉलेज हमें होनी चाहिए। कोई भी समस्या है, जब तक हमें कंप्लीट नॉलेज उसकी नहीं होगी तो हम उसके बारे में कोई भी अच्छा या बुरा किसी भी तरह का जो डिसीजन नहीं ले सकते, कोई फैसला हम नहीं ले सकते हैं। चलिए आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अर्थात किसी समस्या का समाधान तभी किया जा सकता है जब संपूर्ण समस्या हमें मालूम हो। बिल्कुल सही बात है। किसी समस्या का समाधान थोड़ी ना कि आधी अधूरी बात आपको पता है या फिर एक पक्ष की बात आपको पता है और आप उसका समाधान कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब है कि संपूर्ण समस्या हमें मालूम होगी तो हम उसका समाधान कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। इसलिए गैस्ट्रोल्टवाद को संपूर्णवाद, ठीक है, यहाँ कोमा लगा लेंगे हल्का सा, समग्रवाद, पूर्णांगवाद, समष्टिवाद और पूर्णाकारवाद भी कहा जाता है। याद रहेगा ना। गैस्ट्रोल्टवाद के अन्य नाम कौन कौन से हैं? कई बार 4 ऑप्शन में दे देगा, 3 ऑप्शन में सही लिख देगा, चौथे ऑप्शन में कुछ गलत चीज़ लिख देगा, कोई गलत वर्ड। तो आपको देखना होगा कौन सा रॉन्ग है। तो क्या क्या बोलते हैं गैस्ट्रोल्टवाद को? संपूर्णवाद भी बोलते हैं, समग्रवाद भी बोलते हैं, पूर्णांगवाद, समष्टिवाद और पूर्णाकारवाद। ठीक है, कहने का मतलब है कि कंप्लीट जिसमें शब्द लिखा हुआ है, पूर्ण शब्द जिसका अर्थ बताता है, वो सब गैस्ट्रोल्टवाद को बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर गैस्ट्रोल्टवाद की ही देन है। पूर्ण से अंश की ओर का मतलब है कि पहले कोई पूरी चीज़ के बारे में, कंप्लीट चीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी मिलना, फिर उसके अंदर डीपली उसकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे सामने एक साइकिल खड़ी हुई है, ठीक है। तो साइकिल के बारे में बता दिया कि ये साइकिल है और ये स्टील से बनी हुई है और इसके अंदर 2 टायर हैं, ठीक है। इस तरह से साइकिल के बारे में बता दिया। फिर थोड़ा सा डीपली चले गए तो ये बताया कि जो टायर हैं इसके वो रबर के होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हवा भरी जाती है और भी छोटी छोटी चीज़, जो उसका टायर घूमता है एक्सल, वो एक्सल पे घूमता है, उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। इस तरह से थोड़ा उसके अंदर डीपली बताना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पूर्ण से अंश की ओर। बाद में पढ़ेंगे हम ये, ठीक है। अभी आप इतना ही समझ लीजिए, बाद में अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में दिया है आपका, गैस्ट्रोल्टवाद के प्रमुख विचारकों में मैक्स वर्दीमर, कोफ्का, कोहलर तथा कुर्ट लिविन के नाम आते हैं। कौन कौन से आते हैं गैस्ट्रोल्टवाद में? मैक्स वर्दीमर, ठीक है, कोफ्का, कोहलर और कुर्ट लिविन। फ्रेंड्स, मैंने कुर्ट लिविन के साथ में ब्रैकेट में लिखा है क्षेत्रवाद सिद्धांत। इसका क्या मतलब हुआ? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षेत्रवाद सिद्धांत किसने दिया। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत से लगा देंगे कि कुर्ट लिविन ने दिया है क्षेत्रवाद का सिद्धांत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। कोहलर ने गैस्ट्रोल्टवाद के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किया। जो गैस्ट्रोल्टवाद हैं, जो इसके समर्थक हैं, इनमें सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? कोहलर ने, ठीक है। ये बताया गया इन्होंने। गैस्ट्रोल्टवाद अधिगम को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते हैं, ना कि किसी SR का परिणाम। जो गैस्ट्रोल्टवादी होते हैं संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते हैं सीखने को, मतलब एक दिमाग से रिलेटेड प्रक्रिया मानते हैं, ना कि किसी SR का परिणाम। SR आपको बताया था कल की क्लास में भी, ठीक है। स्टिमुलेशन और रेस्पॉन्स का परिणाम नहीं मानते, ये मानते हैं कि एक दिमागी प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है, राइट। उनका मानना है कि अधिगम एक चिंतनशील प्रक्रिया है जिसके दौरान अधिगम सक्रिय रहता है, ठीक है। यह एक चिंतनशील प्रक्रिया है जिसके दौरान जो सीखना होता है वो एक्टिव रहता है, एक्टिव फॉर्म में रहता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लें क्या? अब ठीक है थोड़ा सा। चलिए, कोहलर का योगदान। कोहलर के योगदान के बारे में बताया गया है। कोहलर ने गैस्ट्रोल्टवाद में अधिगम का सूझ का सिद्धांत,
अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम क्या सिद्धांत है। अभी आप इतना याद कर लीजिए कि कोहलर ने गेस्टोल्टवाद में क्या दिया है, अधिगम का सूझ का सिद्धांत, यानी कि सीखने में समझदारी का क्या सिद्धांत होता है, सूझ मतलब समझदारी। ठीक है, उन्होंने सिद्धांत के लिए टेनरिफ द्वीप के किनारी शहर में वन मानुषों पर आधारित एक अध्ययन किया। क्या किया था उन्होंने जो कैनारी शहर था, कैनारी शहर के टेनरिफ द्वीप पर वन मानुषों पर एक प्रयोग किया था, अध्ययन किया था। ठीक है, इन वन मानुषों में सुल्तान नामक जो एक वन मानुष था वो फेमस था, उसी के ऊपर अधिकतर प्रयोग किए गए थे। अभी पढ़ेंगे आप आगे। ये देखिए, वास्तव में प्रयोग में कुल 6 वन मानुष शामिल थे। जो प्रयोग किए गए थे कोहलर के द्वारा, 6 वन मानुष उसके अंदर थे, लेकिन सभी प्रसिद्ध प्रयोग सुल्तान नामक वन मानुष पर किए गए थे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है, सुल्तान का नाम याद रखेंगे कि कोहलर ने जिस वन मानुष पर सर्वाधिक प्रयोग किए थे उसका नाम क्या था, उसका नाम था सुल्तान। ठीक है, वास्तव में कोहलर अपने प्रयोगों में यह जानना चाहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसका जो विनाशकारी प्रभाव पड़ा है किस हद तक जानवरों पर उसका असर हुआ है। ठीक है, ये वो जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये अपने प्रयोग किए थे। इसी दौरान उन्होंने अपना सूझ का अधिगम सिद्धांत भी दिया था, वही जिसके बारे में हमने पहले बात की थी अभी। सूझ का अधिगम सिद्धांत कह दो या फिर अधिगम का सूझ का सिद्धांत, ठीक है, एक ही बात है। चलिए, इनसाइट यानी कि सूझ की परिभाषा किसे कहते हैं? सूझ नोट करके लिख लेंगे ऐसे ही आप। सूझ को अंतः दृष्टि तथा आह अनुभव कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, आह अनुभव किसे कहा जाता है या फिर अंतः दृष्टि किसे कहा जाता है। क्या डेफिनेशन है इसकी? समस्या समाधान के दौरान, जब किसी समस्या का समाधान करते हैं उसी दौरान चिंतन करते करते, ठीक है, सोचते सोचते अधिगमी द्वारा जो सोचता है, जो सीखता है, उसके द्वारा माध्यम एवं लक्ष्य, ठीक है, माध्यम एवं लक्ष्य और साध्य एवं साधन के बीच अर्थपूर्ण संबंध का पता लगाकर समस्या समाधान कर लेना ही सूझ है। मतलब क्या हुआ? जब कोई अधिगम करता, सीखने वाला क्या करता है? साध्य और साधन के बीच, माध्यम और लक्ष्य के बीच अर्थपूर्ण संबंध बना लेता है। कुछ ऐसा संबंध बना लेता है जिसकी कोई मीनिंग होता है, अर्थपूर्ण मीनिंग होता है, और ऐसा संबंध बनाने के बाद समस्या समाधान कर लेता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को सूझ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में इसी को इनसाइट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा स्लाइड को। कोहलर का अधिगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत, ये क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार पहले एवं बाद के अधिगम में स्थानांतरण वहीं तक संभव होगा जहां तक समानता पाई जाएगी। इसे ही कोहलर आरोपण बोलते हैं। मान लीजिए आपने पहले से कोई चीज़ सीखी हुई है, ठीक है, आपको पहले से कोई काम आता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार पहले एवं बाद के अधिगम में, पहले जो आपने सीखा और बाद में जो आप सीख रहे हैं, तो बाद वाला जो अधिगम आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें कहाँ तक समानता होगी? उसमें वहाँ तक समानता होगी उस बाद वाले अधिगम का जितना पोर्शन आपने पहले से सीखा हुआ है। ठीक है, इसे कहते हैं कोहलर आरोपण। क्या बोलते हैं इसे? कोहलर आरोपण बोलते हैं। मतलब आप कोई बाद में कोई चीज़ सीख रहे हैं, उसके अंदर कुछ पार्ट कॉमन है, कुछ ऐसा काम है जो आपने पहले से सीखा हुआ है। तो ये कह रहा है जो पहले से सीखा हुआ है वो स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक है, वहीं तक होगा जहाँ तक आपने वो पहला सीखा हुआ है। इस बात को क्या कहा है कोहलर ने? इस बात को कोहलर ने आरोपण कहा है, और यही है कोहलर का अधिगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत। ठीक है, बस पढ़ लेंगे, कुछ खास नहीं है। फ्रेंड्स, अब कुछ बुक्स के बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख बुक्स हैं द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, और सेकंड बुक है द टास्क ऑफ गेस्टोल्ट, यानी कि जो एप्स थे, वन मानुष थे, उनकी क्या सोच थी, क्या मेंटेलिटी थी। ठीक है, और टास्क ऑफ गेस्टोल्ट, गेस्टोल्टवादी जो थे उनके क्या काम थे, क्या उन्होंने काम किए हैं, क्या टास्क थे।
तो इन्होंने अपनी 2 बुकों में लिखा हुआ है। किसने? आप में से कोई सोचेगा कि किसकी बुक है ये कोहलर की बुक है। ठीक है, बुक का नाम दे देगा, डायरेक्ट पूछ लेगा किसने लिखी है बुक। ठीक है, तो ये कोहलर ने बुक लिखी थी। और आप समझ ही लेंगे जब कोहलर ने सुल्तान पर प्रयोग किए हैं और ये मेंटेलिटी ऑफ एप्स के बारे में लिखा है, तो ऑब्वियसली ये कोहलर साहब ने ही लिखी होंगी बुक। और टास्क ऑफ गेस्टोल्ट, क्योंकि कोहलर ने गेस्टोल्टवादियों के लिए सबसे ज़्यादा काम किए हैं, तो ये वाली बुक भी उन्होंने ही लिखी है। ठीक है, कोहलर का सूझ का सिद्धांत। फ्रेंड्स याद रखेंगे, जो सूझ का सिद्धांत है कोहलर का, इसको 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या? यूरेका या फिर बिंगो। तो एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ लेता है कई बार, दूसरा नाम दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपने नहीं पढ़ा होगा। तो याद रखेंगे, जो सूझ का सिद्धांत है उसी को बोलते हैं यूरेका भी बोलते हैं, या फिर बिंगो भी उसी को बोलते हैं। क्लियर? चलिए, ये तो हो जाता है फ्रेंड्स जो आपका चल रहा था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय तो हो जाते हैं आपके यहाँ से। ठीक है, यहाँ ख़त्म हो जाता है आपका। थोड़ा सा नया टॉपिक चल जाता है मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, मनोविज्ञान में आपकी पहले टॉपिक देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। चलिए नेक्स्ट पेज आपका आ गया, थोड़ा सा आगे हम स्लाइड को लेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में देखेंगे। क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? वह ज्ञान जो बच्चों को शिक्षा देने के काम आए। ठीक है, क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? वह ज्ञान जो बच्चों को शिक्षा देने के काम आए। और शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। बिल्कुल, जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो बच्चों का जो बिहेवियर होता है उसको समझने में मदद करता है। बिल्कुल, थोड़ा ऊपर लेंगे स्लाइड को। मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान है यानी कि साइकोलॉजी जो शब्द है, वर्ड है, वो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्द साइकी प्लस लोगोस। तो साइकी का क्या अर्थ होता है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात आत्मा अध्ययन से मिलकर बना है, अर्थात आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आत्मा और अध्ययन से मिलकर बना है। यदि हिंदी में बोले तो हम, और पूरा उसका प्रॉपर क्या मतलब हो जाएगा? आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आत्मा के अध्ययन को मनोविज्ञान कहा गया। अब देखेंगे ध्यान से। अर्थात आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय बताया गया था प्रारंभ में। किसको? साइकोलॉजी को। ये साइकोलॉजी की हिस्ट्री है। स्टार्टिंग में क्या बताया था कि आत्मा का अध्ययन है साइकोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। प्लेटो और अरस्तु, थोड़ा अरस्त लिखा गया है फ्रेंड्स, यहाँ लगा लेंगे ऊ की मात्रा। प्लेटो और अरस्तु 16वीं शताब्दी में माना था। अरस्तु 16वीं शताब्दी में माना था कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय है। 16वीं शताब्दी में फ्रेंड्स इन्होंने माना था। अब चूंकि आत्मा को देखा नहीं जा सकता, किसने देखा है आत्मा को? नहीं ना। तो अतः आत्मा का अध्ययन करने वाली बात को नकार दिया गया, मतलब इस बात का बाद में खंडन कर दिया गया कि जब आत्मा होती ही नहीं है तो आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को क्यों कहा जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, बहुत ही अच्छे से सुनने में भी मज़ा आएगा आपको, पढ़ने में भी। चलिए अब आ जाता है आपका मन का अध्ययन। ठीक है, 16वीं शताब्दी की बात चल रही थी, अब आ गया आपका 17वीं और 18वीं शताब्दी में। पोम्पोलॉजी ने बताया, पोम्पोलॉजी थे एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बताया साइकी का अर्थ मन। ठीक है, अर्थात मन का अध्ययन। पहले क्या था? पहले था फ्रेंड्स आत्मा का अध्ययन। अब 17वीं और 18वीं शताब्दी में बन गया मन का अध्ययन। और किसने बताई थी ये बात? ये बात बताई थी आपको पोम्पोलॉजी, एक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। अब इस विचार का समर्थन किस किस ने किया था कि ये मन का अध्ययन है साइकोलॉजी? कांत, ठीक है, कांत, होब्स और जॉन लॉक, इन्होंने जो है समर्थन किया था किसका? मन के अध्ययन का, कि मन का अध्ययन है ये। पोम्पोलॉजी का समर्थन किया था कि ये मन का अध्ययन है साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुए वो कौन हुए? जॉन लॉक। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक टर्म दिया था टैबुला रासा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये टैबुला रासा के बारे में आपको एग्जाम में मिल जाता है, तो टैबुला रासा वर्ड को आप ध्यान से देख लेंगे। एक टर्म दिया था इन्होंने टैबुला रासा, जिसका अर्थ होता है खाली तख्ती
या कोरी स्लेट। ठीक है, ये खाली वर्ड भी इसी के साथ है, खाली तख्ती या फिर कोरी स्लेट। टेबुला रासा का मीन्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, खाली तख्ती और कोरी स्लेट। ये किसने दिया था वर्ड, जॉन लोक ने। और जॉन लोक कौन थे, ये पोम्पोलॉजी के समर्थक थे। 17वीं 18वीं शताब्दी में जब पोम्पोलॉजी ने साइकी का जो अर्थ बताया था मन का अध्ययन करने से रिलेटेड, उसके समर्थन में ये थे। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ फ्रेंड्स। हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि विल्हेम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? ठीक है, जर्मनी के लिप्जिग शहर में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये वाली लाइन भी पढ़ी थी कि साइकोलॉजी पहले दर्शन शास्त्र यानी फिलोसोफी का पार्ट था। अब कुछ आपके याद आ रहा हो फ्रेंड्स कल की क्लास में, जिन्होंने अच्छे से ध्यान से पढ़ी है। ये दर्शन शास्त्र का पार्ट कब था, किसके उसमें, किस मनोवैज्ञानिक के टाइम में? अरस्तु के टाइम में। ठीक है, अरस्तु के टाइम में दर्शन शास्त्र फिलोसोफी का पार्ट था साइकोलॉजी। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं स्लाइड को। वुंट कौन थे, विल्हेम वुंट। बताइए, वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन करने वाला विषय बताया, परंतु अधिकांश अचेतन से प्रभावित होते हैं। इस आधार पर यह विचार भी मान्य नहीं हुआ। इन्होंने चेतना का अध्ययन बताया था विल्हेम वुंट ने। ठीक है, विल्हेम वुंट ने, जो कि कौन थे, संरचनावाद के जनक थे। कल की क्लास में आपको पढ़ाया था। तो इस आधार पर यह विचार भी मान्य नहीं हुआ, क्योंकि जो चेतना होती है वो अचेतन से भी प्रभावित होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक आए थे सिगमंड फ्रॉड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड थ्योरी। इन्होंने क्या बताया था फ्रेंड्स मन के बारे में? जो मन होता है वो चेतन मन होता है, उसका एक पार्ट। ठीक है, एक पार्ट होता है उसका चेतन मन, एक पार्ट होता है उसका अचेतन मन, और एक पार्ट होता है उसका अर्धचेतन मन। यानी इंग्लिश में हम यदि बात करें तो कॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड का मतलब है कि हम अभी एक्टिव फॉर्म में, हमारे कोई चीज़ अच्छे से, हम कोई काम कर रहे हैं तो अच्छे से याद है। ठीक है, अर्धचेतन माइंड ये क्या होता है? ये होता है कि मान लीजिए हमें कोई बात याद थी लेकिन हम भूल गए हैं, और जैसे ही हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा याद करने की तो हमें वो बात याद आ जाती है या वो घटना याद आ जाती है, तो उसे बोलते हैं अर्धचेतन। ठीक है, यानी कि वो घटना अर्धचेतन में है हमारे में। एक होता है अचेतन अनकॉन्शियस माइंड। अब ये कौन सा वाला है? ये मन का वो वाला भाग है कि मान लिया आपने कोई घटना कोई हुई है लेकिन आप उसको भूल गए और आप उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको वो याद नहीं आ पाती, वो चली जाती है हमारे अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको तीनों के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा स्लाइड को मूव कर लेते हैं ऊपर की ओर। वह इच्छाएं, देखो लिखा हुआ भी है, वह इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं होती वह अचेतन मन में एकत्रित हो जाती हैं। मान लीजिए कोई आपका इच्छा है और वो आपकी पूरी नहीं हुई तो कहाँ चली जाएगी? वो अचेतन मन में। मतलब आप उसको याद करोगे तो आपको याद आ जाएगी कि हाँ ये वाली बात है। आल्सो कोल्ड स्टोर रूम ऑफ मस्तिष्क। इसको मस्तिष्क का स्टोर रूम भी कहते हैं। किसको? ध्यान से सुनेंगे, किसको कहते हैं मस्तिष्क का स्टोर रूम? अचेतन मन को। ठीक है, अचेतन मन को, सॉरी अर्धचेतन बोल दिया था मैंने पहले, अर्धचेतन नहीं है, अचेतन मन है। ठीक है, अचेतन मन को मस्तिष्क का क्या बोलते हैं? स्टोर रूम बोलते हैं। क्लियर है? अचेतन मन कौन सा होता है आपका? वो होता है सबसे बाद वाला, मतलब जिसमें हम कोई चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें याद वो नहीं आती है। मैंने बाई मिस्टेक बोल दिया था कि हम याद करने की कोशिश करेंगे तो याद आ जाएगा। चलो, मनुष्य का व्यवहार सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जो मनुष्य का व्यवहार है सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होता है? अचेतन मन से। ठीक है, कितना? 90%। मतलब जो चीज़ें हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। व्यवहार का अध्ययन। फ्रेंड्स, आज
मनोविज्ञान को मानसिक क्रिया व्यवहार के अध्ययन का विषय माना जाता है। आपको पता है अभी क्या माना जाता है साइकोलॉजी को? व्यवहार का अध्ययन, बिहेवियर का अध्ययन माना जाता है कि नहीं? बिल्कुल। तो व्यवहार का जो अध्ययन है आत्मा, मन और चेतन की तुलना में ज़्यादा आसान है। बिल्कुल सही बात है। पहले आत्मा माना गया, फिर मन, फिर चेतना, और अब क्या माना जाता है साइकोलॉजी को? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, ये ज़्यादा आसान है, जो कि व्यवहारवादियों के द्वारा माना गया है, जो व्यवहारवादी थे। ठीक है, जो 4-5 नाम आपको बताए थे हमने व्यवहारवादियों के, उनके द्वारा ये दिया गया था। और मनोविज्ञान की क्या लक्षण है? मनोविज्ञान के लक्षण हम देखेंगे अभी। वर्णन एवं मापन, ठीक है, पूर्व अनुमान और नियंत्रण, और राष्ट्रीयकरण एवं व्याख्यान। ये मनोविज्ञान के 3 लक्षण हैं, इनको ध्यान रखेंगे। एक बार से फिर से पढ़ेंगे। वर्णन एवं मापन, ठीक है, पूर्व अनुमान और नियंत्रण, और नंबर 3 पे राष्ट्रीयकरण एवं व्याख्यान। क्लियर है? अब मनोविज्ञान के संप्रदायक, इनकी संख्या निम्न है। मनोविज्ञान के संप्रदायक का मतलब है वही जो हमने कल पढ़ा था, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। वैसे तो हमने कल पढ़ लिया है, लेकिन उनमें कौन कौन जो मनोवैज्ञानिक थे उनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है, बस और कुछ नहीं है, उनके बारे में दिया गया है। तो पहला हमने पढ़ा था संरचनावादी, यानी कि स्ट्रक्चरलिस्ट। तो उसमें कौन कौन थे? उसके जनक कौन थे? विल्हेम वुंड तो उसके जनक थे। ठीक है, और कौन आ जाएगा उस विल्हेम वुंड के साथ? टिंचर। ठीक है, याद रखेंगे संरचनावादी में कौन कौन थे? विल्हेम वुंड और टिंचर। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या था? प्रकार्यवाद। ठीक है, इसके बारे में एक लाइन और लिखी हुई है, यह मानसिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, कार्यों का नहीं। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले जो संरचनावाद था वो किसका अध्ययन करते थे? किसका करते थे? मानसिक संरचनाओं का, कार्यों का नहीं करते थे। राइट। सेकंड आपका क्या आया था? प्रकार्यवाद, यानी फंक्शनलिस्ट। ठीक है, तो फंक्शनलिस्ट जो थे, प्रकार्यवादी जो थे, उसमें कौन कौन थे? उसके जनक कौन थे? उसके जनक थे विलियम जेम्स। बताया था ना, विलियम जेम्स कहाँ से थे? वो अमेरिका से। ठीक है, तो इन्होंने कैम्ब्रिज में जो है पहली प्रयोगशाला की भी स्थापित की थी कि नहीं की थी? की थी। और सेकंड हो जाएंगे इसके जॉन डीवी, और थर्ड हो जाएंगे इसके थॉर्नडाइक। ठीक है, याद रखेंगे। अब ये इनका क्या कार्य था? ये मनोवैज्ञानिक मानसिक क्रियाओं यानी कि चेतना के कार्य का अध्ययन करते हैं, संरचनाओं का नहीं। पहले वाले जो थे संरचना का वो करते थे अध्ययन, यानी कि मन का अध्ययन करते थे वो, आत्मा का। और दूसरे वाले क्या करते थे? प्रकार्यवादी, ये चेतना के कार्यों का अध्ययन करते थे। ठीक है, याद रहेगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। जो आधुनिक मनोविज्ञान चल रहा है, व्यवहार का अध्ययन, उसके जनक कौन है? विलियम जेम्स। हमने कहाँ पढ़ा था विलियम जेम्स के बारे में? हमने पढ़ा था व्यवहारवाद में। ठीक है, विलियम जेम्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से थे, ये प्रोफेसर थे। ठीक है, ये इनको व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे लेंगे। थर्ड नंबर पे दिया है आपका व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट। ठीक है, तो बिहेवियरिस्ट, इसके व्यवहारवाद के जनक कौन थे? जेबी वाटसन। ठीक है, और उनके साथ कौन कौन थे? और स्किनर और पावलोव इनके साथ थे। कौन कौन थे? स्किनर एंड पावलोव। फ्रेंड्स, जो विलियम जेम्स थे, मैंने आपको बाई मिस्टेक शायद ये बोल दिया था कि व्यवहारवाद के थे, लेकिन ये प्रकार्यवादी थे विलियम जेम्स। ठीक है, सेकंड वाले। व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन थे, और उनके साथ कौन कौन थे? स्किनर उनके समर्थन में थे, और पावलोव थे। ठीक है, इनके द्वारा क्या बताया गया था? अभ्यास अनुभव से कोई भी ज्ञान व्यवहार विकसित हो सकता है। मान लीजिए कोई भी अभ्यास किया जाए या कोई भी एक्सपीरियंस, अनुभव हो जाए किसी चीज़ का, किसी भी ज्ञान का, तो उसको जो है किसी भी ज्ञान को विकसित किया जा सकता है अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके, या फिर एक्सपीरियंस करके, अनुभव के बल पे। बल्कि आईक्यू भी बढ़ाया जा सकता है। जैसा वातावरण दोगे
वैसा बच्चा वैसा ही होगा। जो IQ लेवल होता है उसको भी बढ़ा सकता है। तो जैसा वातावरण दोगे बच्चे को, अच्छा एटमॉस्फेयर दोगे तो बच्चा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाता है फ्रेंड्स अब्राहम मैस्लो की कुछ बुक्स के बारे में। 4 बुक्स हैं, इनको ध्यान से देखेंगे कौन कौन सी बुक्स हैं। बुक्स के बारे में अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, बुक्स के बारे में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बुक्स के बारे में जितना भी बताऊंगा मैं वो आप किसी एक पेज पे सभी बुक्स के बारे में लिख लेंगे या फिर साथ के साथ इसी में याद करते चलेंगे। तो कौन सी बुक है? एक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन अब्राहम मैस्लो की बुक्स हैं फ्रेंड्स, चारों, इसलिए मैंने चारों नाम एक साथ लिख दिए ताकि याद करने में आसानी हो। ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। सेकंड है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। ठीक है। थर्ड है द पावर ऑफ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, वास्तविकता की ताकत। और एक है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, 4 बुक्स हैं, इनका नाम याद रखेंगे। चलिए अब नंबर 4 पे आ जाते हैं संज्ञानवादी, कोग्निटिव। ये कौन थे? संज्ञानवादी कौन थे? जीन प्याजे। ठीक है, इनके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे, जो इनके सिद्धांत वगैरह हैं सब। तो ये थे संज्ञानवादी में जीन प्याजे। ठीक है, और इनके साथ दूसरे कौन थे जीन प्याजे के? टोलमैन थे साथ में। ठीक है, जीन प्याजे के साथ में याद रखेंगे टोलमैन। संज्ञान से रिलेटेड थे, मतलब बुद्धि से रिलेटेड थे। व्यक्ति का व्यवहार उसके संज्ञानात्मक विकास का परिमाण होता है। इनका मानना था कि जो व्यक्ति व्यवहार करता है उसके संज्ञानात्मक विकास का परिमाण होता है, वो जो उसके माइंड का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसका परिमाण होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका गेस्टोल्ट। ठीक है, गेस्टोल्ट हमने कल भी देखा था। गेस्टोल्ट यानी कि समग्रतावादी। समग्रतावादी मतलब जो संपूर्ण चीज़ के बारे में बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है ना हमने, लेकिन हमने थोड़ा उसके बारे में थ्योरी पढ़ी थी। अभी हम देख रहे हैं कौन कौन लोग उसके अंदर थे। ठीक है, समर्थन में थे। तो मैक्स वर्दीमर बताया था आपको। गेस्टोल्टवादी कौन थे? मैक्स वर्दीमर इसके जनक थे। बाकी इनके साथ कौन कौन थे? कोफ्का, कुर्ट लेविन और कोहलर। और हमने आपको बताया था अभी कि जो कोहलर थे उन्होंने गेस्टोल्टवादी के लिए सर्वाधिक कार्य किए। उन्होंने वन मानुषों पर प्रयोग किए थे, जिसमें कि सुल्तान नामक वन मानुष पर उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रमुख प्रयोग किए थे। किस लिए किए थे? प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम हुए थे जानवरों पर किस तरह से पड़े हैं उसके बारे में पता करने के लिए। अच्छा, क्या मानते थे? ये मानव का व्यवहार संपूर्ण परिस्थितियों का परिणाम होता है, परिमाण होता है। ये इनका मानना था कि जो मानव का व्यवहार होता है संपूर्ण परिस्थितियों का परिमाण होता है। मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन करना आवश्यक है। अभी पढ़ा भी था ना हमने थोड़ी देर पहले। तो मानव के जो व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा उसके लिए संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन करना आवश्यक होता है पहले। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका आ जाता है मनोविश्लेषणवादी यानी कि साइको एनालिटिक। यहाँ पे हमने नंबरिंग नहीं की है, साइको एनालिटिकल। ठीक है, मनोविश्लेषणवादी। तो इसके जनक कौन थे फ्रेंड्स? सिगमंड फ्रॉयड। मनोविश्लेषणवादी के जनक हैं सिगमंड फ्रॉयड, और उनके साथ कौन कौन थे? जुंग और एडलर। इसको लिख लेंगे फ्रेंड्स, यंग लिखा गया है, ये जुंग है, ऐसे लिख लेंगे आप, जुंग। ठीक है, जुंग या जंग लिख लेंगे आप, और एल्डर इनके साथ थे। ठीक है, ये क्या मानते थे? मनोविश्लेषणवादी के जनक सिगमंड फ्रॉयड है, मैंने आपको अभी बताया ऊपर। ठीक है, मानव का व्यवहार उसके अचेतना का परिणाम होता है। ये मानते थे कि जो मानव व्यवहार करता है उसके अचेतना का परिणाम होता है, वो परिणाम, ये परिमाण होता है। अचेतना मतलब अनकॉन्शियस। अचेतना वही होता है ना जो हम पूरी तरह से भूल चुके होते हैं, उसका परिमाण बताया इन्होंने क्या बताया? अचेतन को जानने के लिए सपने का विश्लेषण किया जाता है। इन्होंने बताया कि अचेतन के बारे में जानने के लिए क्या करते हैं? सपने का विश्लेषण किया जाता है, जो हम सपना देखते हैं। ठीक है अब हमने ये पढ़ा है मनोविश्लेषणवादी यानी साइको एनालिटिक। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 7 पे, यानी कि नंबर ये 6 था, आप ऐड कर लेंगे यहाँ पे, नंबर 6 ऐड कर लेंगे। ठीक है, नंबर 7 पे आपका आ जाएगा मानवतावादी, ह्यूमनिस्ट। ये कौन कौन थे? ये थे अब्राहम मैस्लो, ऑलपोर्ट और कार्ल रोजर। ठीक है, मानवतावादी में कौन कौन थे? अब्राहम मैस्लो, ऑलपोर्ट और कार्ल रोजर। और अब्राहम मैस्लो की बुक के बारे में हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था। ठीक है, बुक्स वो याद कर लेंगे,
एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। मैस्लो की बुक के बारे में आपको बताया था, ठीक है। ये अब्राहम मैस्लो की बुक है। अब्राहम मैस्लो जो थे मोटिवेशन से रिलेटेड थे, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अब्राहम मैस्लो की बुक का नाम भी याद हो जाएगा आपको इजीली। ये अभिप्रेरणा से रिलेटेड थे, यानी कि मोटिवेशन से। तो उसी तरह से उनकी बुक का नाम भी है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, द पावर ऑफ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये थी अब्राहम मैस्लो की बुक्स। चलिए अब चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या मानते थे फ्रेंड्स? ये मानते थे कि अभिप्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ये तो मैंने आपको बताई ये बात अभी, बताइए ना, अभिप्रेरणा से संबंधित। लेकिन ध्यान रखेंगे पूरा सिद्धांत का नाम है अभिप्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत। किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। इनके अनुसार मानव एक मशीन नहीं बल्कि एक सजीव प्राणी है। ये मानते थे कि मानव कोई मशीन नहीं है, एक सजीव जीवन वाला प्राणी है, ठीक है। मानव की अपनी इच्छा, आवश्यकता या मनोवृत्ति होती है। अपनी आवश्यकता भी होती है मानव की, खुद की इच्छा होती है और खुद की मनोवृत्ति, मन की वृत्ति भी होती है, ठीक है। मानव का व्यवहार उसी का परिमाण है। इन्होंने बताया जो मानव व्यवहार करता है इन सब चीज़ों का परिमाण है। किसका? मानव की इच्छा, आवश्यकता, मनोवृत्ति और मानव एक सजीव प्राणी है, इन सब का परिमाण है। फ्रेंड्स, कंटेंट जो थ्योरी थी आज की, छोटी क्लास है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, तो यहीं तक थी। हमने आपके लिए 2 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, वो आप देख लीजिए। प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी हैं और आप उसको आराम से कर लेंगे। हमने आंसर भी वैसे तो लिख ही दिया है, लेकिन प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था? फ्रेंड्स, आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था? दर्शन शास्त्र में, ठीक है। पीछे थ्योरी में आपको बताया था कि अरस्तु के टाइम पे दर्शन शास्त्र का पार्ट था साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। सेकंड आता है प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। फ्रेंड्स, याद हो आपको, कल की क्लास में हमने पढ़ा था विल्हेम वुंट ने जो है पहली जो प्रयोगशाला स्थापित की थी। जब पहली प्रयोगशाला विल्हेम वुंट ने स्थापित की थी तो 2 चीज़ें उन्हीं के नाम से हो गई थी, ठीक है। उनमें एक है प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? जिन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी, यानी कि विल्हेम वुंट ने, ठीक है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ की थी? 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल्हेम वुंट, ठीक है। फ्रेंड्स, 2 ही क्वेश्चन थे, हाँ 2 ही क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। ज़्यादा बड़े आपके लिए सेशन नहीं बना के रखे हैं हमने, बहुत ही कम, लगभग 40 मिनट तक की, 40-42 मिनट तक की वीडियो है। उसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई त्रुटि होती है या कुछ भी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप सभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हुआ है, टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबा दीजिए और जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो भी CTET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि चैनल को आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक दूसरे सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।